नमस्कार, स्टडी IQ में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। जैसा कि आप जानते हैं, हम लक्ष्य सीरीज के एपिसोड्स कर रहे हैं, इस समय क्लासेस कर रहे हैं और पहली क्लास हो चुकी है आपकी और आज है दूसरी क्लास। तो आइए देखते हैं PT 2022 जो 5 जून को होने वाला है, उसके ठीक पहले आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं, किन किन चीज़ों को पढ़ लेना चाहिए। शुरुआत करते हैं। ठीक है, शहीद उधम सिंह चर्चा में रहे। हरियाणा में कुछ लोगों ने सरदार उधम सिंह की मूर्ति को नुकसान पहुंचाया और इस वजह से आपको जानना चाहिए उधम सिंह जी के बारे में। उधम सिंह के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी, मूवी देखी होगी, तो बहुत सारा आइडिया तो आपको होगा ही। फिर भी जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। इनका जन्म हुआ संगरूर, पंजाब में एक जगह है, संगरूर में जन्म हुआ था 1899 में। मतलब 1919 में जब जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ, उस समय इनकी उम्र थी 20 साल और इनकी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उस घटना का हुआ जिसकी वजह से फिर जाकर इन्होंने आगे एक अंग्रेज़ अधिकारी की हत्या की। ठीक है, गदर पार्टी के साथ इनका जुड़ाव रहा और गदर पार्टी के बारे में हम आगे जानेंगे, क्योंकि उधम सिंह जी के बारे में जब जानेंगे तो गदर पार्टी के बारे में भी जानना होगा। संपर्क में सैफुद्दीन किचलू, जिनको अरेस्ट किया गया था रॉलेट एक्ट के लिए और जिनके गिरफ्तारी के विरोध में जालियांवाला बाग में लोग जुटे हुए थे, भीड़ इकट्ठा हुई थी और मास्टर मोटा सिंह से इनके संपर्क थे और ये लोग राष्ट्रवादी क्रांतिकारी थे। बब्बर अकाली आंदोलन से भी ये संपर्क में रहे। अकाली आंदोलन से ही एक धड़ा अलग हुआ था जो कि वायलेंट था और अकाली आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाता था। मकसद क्या था? गुरुद्वारों में जो प्रीस्ट थे उन पर कमांड करना, उनको गुरुद्वारों के एडमिनिस्ट्रेशन को अपने हाथ में लेना, उसके लिए अकाली आंदोलन चल रहा था। बब्बर अकाली आंदोलन उसी से एक धड़ा अलग हुआ था और ये काफ़ी वायलेंट बिहेवियर था इसका, तो इससे भी ये जुड़े हुए थे। ठीक है, 1940 में होता क्या है, उधम सिंह जी 1920 में वहाँ 1919 में जालियांवाला बाग में पानी पिला रहे थे। जब नरसंहार हुआ, देर रात तक उन्होंने जो जितने लोग घायल हुए थे उन्हें निकालने का काम किया, उन्हें पानी पिलाने का काम किया और इस घटना ने उनके दिमाग पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट किया कि 1934 में ये लंदन गए माइकल ओडायर को मारने के लिए। ठीक है, तो 1940 में लंदन में ही कैक्सटन हॉल में एक ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही थी। उस बैठक में माइकल ओडायर को इन्होंने गोली मार दी। आप कंफ्यूज मत होइएगा, माइकल ओडायर और एक जनरल डायर, दो नाम हैं, दो अलग अलग व्यक्ति हैं। जनरल डायर ने गोली चलवाई थी अपने सैनिकों से जालियांवाला बाग में और उसी समय जनरल माइकल ओडायर के निर्देश पर यह हुआ था। मतलब माइकल ओडायर बेसिकली रेजिनल्ड डायर को इन्होंने कहा था कि एक्शन लो और वहाँ पर गोली चलाई गई थी। ठीक है, तो 1934 में ये यहाँ से जाते हैं लंदन और 1940 में माइकल ओडायर की हत्या कर देते हैं। इसके पहले भी ये बहुत बार बाहर रहे। ठीक है, एक बार वतन वापसी इनकी हुई 27 के आसपास, तो आर्म्स रखने के जुर्म में इन्हें गिरफ्तार किया गया। फिर 31 में ये रिलीज़ हुए, फिर यहाँ से भाग गए। तो इस तरह से इनकी पूरी कहानी रही है, लेकिन मोटे तौर पर ये फैक्ट याद रखना है। चलिए, गदर आंदोलन के बारे में कुछ बातें आपको जाननी चाहिए। कैलिफोर्निया में इसकी स्थापना हुई और स्थापना का साल है 1913। इसका मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को। इसका जो शुरुआती नाम था, ये नाम था हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। ठीक है, इसका नाम था हिंदी एसोसिएशन ऑफ पैसिफिक कोस्ट। और ये गदर आंदोलन के रूप में कैसे फेमस हुआ? गदर नाम से एक पत्रिका निकाली गई, उसके बाद इसका नाम गदर आंदोलन हो गया। गदर का मतलब रिवोल्ट। ठीक है, अंग्रेजों ने 1857 के विद्रोह के बाद उसे गदर कहा था। ठीक, तो ये एक क्रांतिकारी गुट था गदर आंदोलन, जिसका मकसद था अंग्रेजों को बाहर निकालना, उनके औपनिवेशिक शासन से मुक्ति, और ये लोग इसके लिए सशस्त्र विद्रोह किया करते थे। ठीक है,
क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य भी छापा करते थे। और जब भी गदर आंदोलन का नाम आए, आपको दो नाम बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखना है, सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाकना इसके संस्थापक अध्यक्ष थे और लाला हरदयाल जी के नेतृत्व में, उनके सहयोग से इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब कुछ नाम आप ऐसे ध्यान पर रखिएगा, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह और भाई परमानंद, ये लोग सब जुड़े हुए थे उससे। इसमें ज्यादातर कौन से लोग थे? ज्यादातर लोग थे वो जो किसान थे और यहाँ से माइग्रेट होके गए थे इंडिया से, तो ज्यादातर किसान हो गए और पूर्व सैनिक थे, ये लोग गदर पार्टी से जुड़े हुए थे। कनाडा गए हुए जो बेरोजगार लोग थे, अमेरिका और कनाडा, वो लोग उस पार्टी के प्रभाव में आए और उसके साथ कदम ताल किया। ठीक है, ये कुछ नाम जिनके साथ जिनका गदर पार्टी से ताल्लुक है, ये आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी अपनी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। तो ये दो नाम भी आपको ध्यान में रखना है, वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम और सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की गई थी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। चलिए, जालियांवाला बाग नरसंहार, इससे जुड़ी हुई खबर ये थी कि जालियांवाला बाग मेमोरियल कॉम्प्लेक्स को, जो कि नए तरीके से बना गया था, इसका उद्घाटन हुआ और इस पर कुछ विवाद भी हुआ। तो हम जल्दी से जालियांवाला बाग नरसंहार को रिवाइज कर लेते हैं। घटना आपको पता है, बहुत ही मशहूर 13 अप्रैल 1919 की घटना है, बहुत ही दुखद घटना। और रॉलेट एक्ट के विरोध में कहाँ है जालियांवाला बाग? अमृतसर में। रॉलेट एक्ट के विरोध में वहां भीड़ इकट्ठा हुई थी। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को रॉलेट 9 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और ये रॉलेट एक्ट का पूरा विरोध चल रहा था। तो इस गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए और रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए 13 अप्रैल को बहुत बड़ी संख्या में भीड़ जालियांवाला बाग में, उस गार्डन में इकट्ठा थी और वहां फायरिंग किया गया अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो बैसाखी का दिन था जब भीड़ इकट्ठा हुई थी और माइकल ओ डायर, जो कि एलजी थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के, इन्हीं के निर्देश पर ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने शांति बहाली के लिए सैन्य टुकड़ियां भेजी थीं और वहां उसने फायरिंग करवा दी। ठीक है, तो माइकल ओ डायर जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, इन्हीं को मारने के लिए उधम सिंह गए थे लंदन और इनकी हत्या कर दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने जालियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में नाइटहुड की उपाधि और केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी ने रिजेक्ट किया था, वापस कर दिया था। ठीक है, स्मारक के बारे में केवल आपको इतना जानना है कि 1961 में 13 अप्रैल को, क्योंकि 13 अप्रैल को ही ये घटना हुई थी, 13 अप्रैल 1961 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि प्रेसिडेंट थे उस समय, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। ठीक, अब आइए थमिराबरनी सभ्यता। थमिराबरनी एक नदी है तमिलनाडु में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको ठीक से देख लीजिएगा। तमिलनाडु के थूडुकुडी जिले में शिवकलई में एक कलश मिला जिसमें सैंड था, ठीक है, मिट्टी और भस्म तरीके की चीजें थी। तो एक कलश मिला और इस कलश को जब कार्बन डेटिंग से, ये तस्वीर है इसकी, जब कार्बन डेटिंग से इसको देखा गया कि ये कितना पुराना है, तो पता चला कि ये 1100 BCE, 11 से 1200 BCE के आसपास का है। मतलब अभी चल रहा है 2020, 21 या 22, 2022। तो समझिए कितने साल पुरानी बात है। ये बात हो गई करीब करीब 3200 साल पुरानी। तो इसका मतलब कि 3200 साल पहले तमिलनाडु के उस एरिया में सभ्यता के संकेत मिले हैं और सिटी सिविलाइजेशन के संकेत मिलते हैं इस पूरी
घटना से। तो करीब 3200 साल पुरानी सभ्यता के बारे में संकेत मिला है और इस सभ्यता को हम क्या कह रहे हैं, थमिराबरनी सभ्यता, क्योंकि थमिराबरनी नदी के किनारे ये पूरा पार्ट है। ठीक है, और नदियों के नाम पर ही सभ्यता, जानते हैं आप। कार्बन डेटिंग क्या होता है, ऑर्गेनिक जो पदार्थ हैं उनके एज का पता चलता है कैसे, कार्बन के आइसोटोप्स के जरिए C12 और C14 के जरिए। ठीक, थमिराबरनी नदी के बारे में जानना होगा आपको। ये है थमिराबरनी नदी। ठीक है, ये यहां पर मन्नार की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल। तो थमिराबरनी नदी और यहां पर इसका उद्गम पोथीगई, तो यहां पर है पोथीगई हिल्स। ठीक है, पोथीगई हिल्स से निकल के ये तमिलनाडु से ऐसे मन्नार की खाड़ी में थमिराबरनी नदी गिर जाती है। और पोथीगई कहाँ है, दिख रहा है आपको, पश्चिमी घाट में। तो ये भी फैक्ट आप याद रखिएगा कि थमिराबरनी नदी का उद्गम क्या है। समाप्ति मन्नार की खाड़ी, तमिलनाडु की एकमात्र 12मासी नदी इसको कहते हैं और सबसे छोटी नदी कहते हैं। ठीक है, चलिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह। अच्छा, इसमें एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि जब हम कह रहे हैं कि 3200 साल पुरानी सभ्यता है, तो ये सभ्यता कब के आसपास थी। जब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को देखते हैं, इंडस वैली का जो सिविलाइजेशन है उसमें 3 स्टेज हैं, अर्ली, मैच्योर और लेटर। ठीक है, तो अर्ली जो है वो 3300 से लेके और 2600, मैच्योर 2600 से लेके 1900 BC, और लेटर जो हम देखते हैं ये 1900 से लेके 1300 BC। ठीक है, तो किस स्टेज के आसपास की ये बात होगी जब हम कह रहे हैं कि जो कलश मिला है वो 1200 BC या 1100 BC के आसपास का है। इसका मतलब लेटर इंडस वैली सिविलाइजेशन के आसपास हमें संकेत मिलता है कि तमिलनाडु में यानी सदर्न इंडिया में भी सिटी सिविलाइजेशन के संकेत हो सकते हैं। और इसके लिए अब खुदाई का काम जारी है, साथ ही ट्रेड के क्या रिलेशंस थे विदेशों के साथ उस समय, इसको लेकर भी जगह जगह रिसर्च चल रहे हैं। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट भी इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्टिव है। चलिए, राजा महेंद्र प्रताप सिंह क्यों चर्चा में रहे। अलीगढ़ में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक राज्य विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी, इसलिए इनके बारे में आपको जानना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। जन्म इनका हुआ था 1886 में उत्तर प्रदेश के हाथरस में, और जाट राजघराने से बिलोंग करते हैं, वहाँ के एक रियासत के राजा हैं। ठीक थे। 1990 में टेक्निकल स्कूल के लिए इन्होंने अपने मथुरा के आवास को दान में दे दिया। मतलब मथुरा में जहाँ रहते थे एक टेक्निकल स्कूल बनाने के लिए इन्होंने उसको दान में दिया, और माना जाता है कि ये स्कूल इंडिया का पहला पॉलिटेक्निक था। ठीक है, तो ऐसी मान्यता है। 1913 में कहा जाता है कि गांधी जी के साथ दक्षिण अफ्रीकी अभियान में इन्होंने काम किया, और गांधी जी ने जिक्र किया है इनका अपने राइटअप्स में, राजा महेंद्र प्रताप सिंह का। तो गांधी जी से संपर्क में थे जब ये इंडिया वापस लौटे थे 40s में। ठीक है, 40 के दशक में, तो इन्होंने फिर से गांधी जी के साथ काम आगे बढ़ाया था। यूरोप में जो भारतीय क्रांतिकारी थे उन्हें मिशन पर वो क्रांतिकारी भेजते थे। मतलब यूरोप में जो क्रांतिकारी गुट काम कर रहे थे वो भारतीयों को, अपने क्रांतिकारी साथियों को अलग अलग मिशन पर भेजा करते थे। जैसे बगदाद भेजे, तुर्की भेजा गया, काबुल भेजा गया। तो इन सारे मिशन में ही एक मिशन काबुल भेजा गया था, और उस मिशन में थे राजा महेंद्र। ठीक है, राजा महेंद्र के साथ बरकतुल्लाह थे और ओबेदुल्लाह सिंधी भी शामिल थे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि पहली बार अंतरिम सरकार का ऐलान इन लोगों ने किया था। ठीक है,
भारत की पहली प्रोविजनल गवर्नमेंट का ऐलान इन्होंने काबुल में किया। कब? 1915 में किया, और उस गवर्नमेंट को कहा गया क्या? बागे बाबर। ठीक है, तो बागे बाबर या पहली भारत की अंतरिम सरकार का ऐलान किया गया था 1915 में इन लोगों के द्वारा। और ये तीनों नाम इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि उस सरकार में ये थे राष्ट्रपति, ये थे बरकतुल्लाह थे प्रधानमंत्री बनाया गया इन्हें, और ओबेदुल्लाह सिंधी को बनाया गया होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री। ठीक, ये फैक्ट याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। 1929 में बर्लिन में वर्ल्ड फेडरेशन की शुरुआत की इन्होंने, और 1932 में इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। चलिए अगला, गुरु नानक देव और विश्व पदयात्री दिवस। गुरु नानक जयंती को विश्व पदयात्री दिवस घोषित करने की पंजाब पुलिस ने डिमांड की है। और ऐसा क्यों किया है? क्योंकि गुरु नानक देव जी पैदल उन्होंने बहुत ज़्यादा यात्राएं की। ठीक है, तो करीब 9 देशों की यात्राएं की, जगह जगह ठहरे। वो जहाँ जहाँ ठहरते थे वहाँ गुरुद्वारा इस्टेब्लिश हुआ बाद में। ठीक है, जहाँ जहाँ वो ठहरे थे। संदेश क्या था? समता का संदेश था, एकत्व का संदेश था। और ये संदेश लेकर वो अपने भाई के साथ 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान भाई मर्दाना के साथ मक्का से हरिद्वार, ठीक है, सिलहट से कैलाश पर्वत जैसी कई लंबी यात्राएं उन्होंने ज़्यादातर पैदल ही की थी। तो ये डिमांड क्या किया गया है कि गुरु नानक जयंती को विश्व पदयात्री दिवस घोषित किया जाए, इसलिए गुरु नानक जी के बारे में आपको जानना चाहिए। लाहौर के तलवंडी राय भो गांव में, कहीं कहीं ये भोए न लिखकर भो गांव मिलेगा, तो तलवंडी राय भो गांव में इनका जन्म हुआ था 1469 में, और इसी गांव का नाम बाद में कर दिया गया ननकाना साहिब। ठीक है, तो ननकाना साहब अगर कहीं मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है, सेम गांव है ये, ननकाना साहिब। ठीक, जन्म इनका कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हुआ था, जिसको जयंती को गुरु पूरब भी कहते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से देखिएगा तो नवंबर में इनकी जयंती पड़ती है। ठीक है, उन्होंने एक गीत में वास्तविकता की प्रकृति, देवत्व और मानव अस्तित्व का दर्शन रिकॉर्ड किया था। उस रिकॉर्डेड जो ये है गीत को कहते हैं जापची साहब। ठीक है, तो जापची साहब। कितने गुरु हुए सिख समुदाय में? पहले गुरु थे गुरु नानक देव। ठीक है, सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के संस्थापक थे। और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, चलिए संदेश इनका क्या था? नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। इसका मतलब क्या है कि ईश्वर के नाम का जाप कीजिए, नाम जपो, कीरत करो मतलब मेहनत के साथ कार्य करिए अपना। दशवंध की अवधारणा, दशवंध भी वही है कि अपनी आय का 10वां हिस्सा आपको दान करना चाहिए। किसे देना चाहिए? जरूरतमंदों को देना चाहिए। समतावादी समाज की इनकी संकल्पना थी, और इसके लिए 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं: लंगर, पंगत और संगत। लंगर क्या है? सामूहिक भोजन। पंगत, ऊंच नीच का भेद नहीं। लंगर में क्या होता है? सब लोग साथ में बैठकर खाते हैं। लेकिन पंगत में क्या होता है? उस साथ में बैठने में कहीं भी ऊंच नीच का भेद नहीं होता है। हर जाति, हर समुदाय, हर धर्म के लोग बैठकर खा सकते हैं। और संगत मतलब हो गया कि सामूहिक निर्णय लेने के को कहते हैं संगत। तो ये समतावादी समाज की उनकी जो अवधारणा थी, जो उनका संकल्प था, उसके तहत ये 3 शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी उन्होंने शुरुआत की थी। अगला है गुरु तेग बहादुर। लाल किला परिसर में गुरु तेग बहादुर की 400वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, गुरु तेग बहादुर के बारे में जानते हैं। जैसे 10 पहले हो गए गुरु नानक देव जी, ठीक है, 10वें हो गए गुरु गोविंद सिंह जी, 9वें जो गुरु थे वो थे गुरु तेग बहादुर जी। 1621 में इनका जन्म हुआ था अमृतसर में। ठीक, उन्हें मानवता का रक्षक कहते हैं, मानवता का रक्षक या फिर सृष्टि दी चादर
भी कहा जाता है। ठीक है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है। उनके कुछ लेखों को गुरु ग्रंथ साहिब में भी जगह दी गई है। और गुरु ग्रंथ साहिब के बारे में आपको एक बात याद रखनी चाहिए कि जब आप पढ़ते हैं ना कि सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए, तो 10 जो गुरु हुए उसके बाद गुरु क्यों नहीं हुए? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहिब को उसके बाद गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की मान्यता दे दी। मतलब अब गुरु ग्रंथ साहिब ही गुरु हो गए सारे जो शिष्य हैं। शिष्य, सिख शब्द का मतलब क्या होता है? सिख शब्द का मतलब ही होता है सीखने वाला या फिर शिष्य। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के जो शिष्य थे, जो उनके अनुयायी थे, वो कहलाए सिख। ठीक। पंजाब में चक नानकी नगर की स्थापना गुरु तेग बहादुर जी ने की थी और औरंगजेब के काल में हिंदुओं का धर्म परिवर्तन रोकने में इनका बड़ा योगदान है। औरंगजेब के ही आदेश पर 1675 में इनकी हत्या कर दी गई थी। ठीक, चलिए सिखों के 10 गुरु देख लीजिए। पहले गुरु आपको पता है गुरु नानक जी। 10वें गुरु आपको पता है जिन्होंने खालसा की शुरुआत की, गुरु गोविंद सिंह जी। अब एक एक करके देख लेते हैं। गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण किया था गुरु अंगद ने, जो कि दूसरे गुरु थे। और आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप उसमें टाइम पीरियड देख लीजिएगा। 1449 मैंने बता दिया था गुरु नानक देव जी का, और ये 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई। ठीक है, तो दूसरे गुरु अंगद जो थे, उन्होंने जो योगदान दिया वो गुरुमुखी लिपि का मानकीकरण, ये याद रखना है। तीसरे गुरु अमरदास जी आनंद साहिब को इन्होंने कंपोज किया। चौथे गुरु रामदास, इन्होंने स्वर्ण मंदिर के लिए की नींव रखी थी, उसमें काम करवाना शुरू करवाया था। अमृतसर की स्थापना की और स्वर्ण मंदिर की प्रक्रिया शुरू हुई। ठीक है, पांचवें गुरु अर्जन हो गए। छठे गुरु हरगोविंद, जो एक गतका आप सुनते हैं ना, सिख मार्शल आर्ट गतका, उसकी शुरुआत किसने की थी? छठे गुरु हरगोविंद जी ने। ठीक है, अकाल तख्त का भी निर्माण किया। इसी तरीके से आप सब कुछ देख लीजिएगा कौन कौन से गुरु थे, और जो महत्वपूर्ण काम है सिर्फ उसको याद रखिएगा। गुरु हरकृष्ण जो थे, हरकृष्ण 8वें गुरु, ये 5 साल की ही एज में गुरु बन गए थे, यानी सबसे कम उम्र में गुरु बने थे। कौन? गुरु हरकृष्ण। तो इसी तरीके से कुछ कुछ पॉइंट्स जो लिखे हुए हैं उनको आप देख लीजिएगा, जिसमें दूसरा लिखा हुआ है, तीसरा, चौथा, यानी गुरुमुखी लिपि दूसरे गुरु अंगद। तीसरे गुरु अमरदास आनंद साहिब को कंपोज किया इन्होंने। चौथे गुरु रामदास, जिन्होंने स्वर्ण मंदिर की प्रक्रिया शुरू की। ठीक है, पांचवें गुरु हो गए गुरु अर्जन। छठे गुरु हरगोविंद, सिख मार्शल आर्ट गतका, इसको भी आपको ध्यान पर रखना है। ठीक है, चलिए आदि गुरु शंकराचार्य। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ में आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण किया। ठीक, देख लेते हैं। शंकराचार्य जी के बारे में आप जानते होंगे, बहुत ज्यादा इस समय चर्चा में रहे। 788 ईस्वी में केरल के कलादी में इनका जन्म हुआ और 820 ईस्वी में, मतलब ठीक 32 साल की उम्र में, इन्होंने केदारनाथ में कहा जाता है समाधि ले ली। ठीक है, तो इनकी कुल आयु जो है 32 साल की रही। लेकिन जिस तरह से इन्होंने दर्शन में जो इनके दर्शन थे, दार्शनिक विचार थे, उसको सुलझाने में कई 100 साल लग गए। अभी भी इस पर चर्चाएं और रिसर्च चलते रहता है। ठीक है, तो ये मीमांसा दर्शन के आलोचक थे। ठीक, दशनामी संप्रदाय और अद्वैतवाद वेदांत इन्होंने पेश किया। अद्वैतवाद याद रखना है, शंकर का मतलब, शंकराचार्य का मतलब आपको अद्वैतवाद ध्यान पर रखना है। अगर आपको इस बात की समझ हो या ना हो, सिर्फ इतना भी ध्यान रखिए कि अद्वैतवाद से किसका वो है, आदि शंकराचार्य का। ठीक है, और ये मीमांसा दर्शन के आलोचक थे। ब्रह्मसूत्र भाष्य और उपदेश सहस्त्री इनके प्रमुख कार्य हैं। अनुयायियों के नाम इनके थे पद्मपद टोटकाचार्य,
हस्तमलक, सुरेश्वर, 4 मठ इनके भारत के 4 कोनों में इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। ये सारे फैक्चुअल जानकारियां हैं जिनको आपको थोड़ा बहुत ध्यान पर रखना है, ताकि कोई अगर ऐसी बात आ जाए तो आपको हिंट मिल सके उससे। ऐसे 6 आस्तिक दर्शन भारत में है पहली शताब्दी के आसपास से ही, और 3 नास्तिक दर्शन। ठीक है, कौन कौन से 6 हैं? सांख्य, इतना विस्तार में हालांकि पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी नाम सुने रखिए। सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत, वैशेषिक और न्याय। तो ये जो 6 दर्शन हैं, ठीक है, ये आस्तिक दर्शन है, और इसी में है एक वेदांत दर्शन, और वेदांत दर्शन में ही एक जो दार्शनिक मत है वो है आदि शंकराचार्य का, जिसको हम कहते हैं अद्वैतवाद। इसमें अलग अलग दार्शनिक मत हैं, जैसे अद्वैतवाद के बाद फिर द्वैतवाद है, विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद है, ठीक है, भेदाभेदवाद है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे उसके दार्शनिक मत हैं, उतना विस्तार में जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। अद्वैत का मतलब ये समझिए कि दरअसल ये संकल्पना है कि ब्रह्म और जगत, मतलब जगत मिथ्या है और ब्रह्म और जगत बेसिकली एक ही है, मतलब अहम ब्रह्मास्मि जो आपने हमेशा सुना होगा, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। तो लेकिन इतने विस्तार में नहीं जाएंगे, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इस पीडीएफ को भी आप ठीक से देख लीजिएगा, कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं और कुछ ऐसी बातें जो आपको भी ध्यान पर हो, मुझसे छूट गई हों, उनको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। उम्मीद है ये पहल आपको पसंद आ रही होगी और इससे आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, खूब जमकर तैयारी कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।